करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। यूरोप में समाजवाद और औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हम लोग रूसी क्रांति को पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा और समझा कि किस तरह से बोल्शेविक्स ने पूरे रूस में कब्जा कर लिया था। हालांकि उनका कब्जा पूरे रूस में नहीं हो पाया था, रूस के कुछ भागों में उनका आधिपत्य हो चुका था। किस तरह से बोल्शेविकों ने रूस के अधिकतर हिस्सों में कब्जा जमा लिया था और वे अब रूस की सरकार का हिस्सा हो चुके थे। चलिए हम आज इसको देखते हैं कि अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं रूस में रूसी साम्राज्य। रूसी क्रांति के दौर में रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी, रूस का समाज कैसा था, इसको हमने जाना। और हमने देखी फरवरी की क्रांति। फरवरी क्रांति के बाद में हमने अक्टूबर की क्रांति को भी देखा और इस तरह से रूस से जार के शासन का अंत हो गया। क्रांति में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। जब इस तरह की दोनों क्रांतियां पूर्ण हो चुकी, संपन्न हो चुकी, बोल्शेविक क्रांतिकारियों का लगभग सारे रूस के ऊपर आधिपत्य स्थापित हो चुका, उसके बाद क्या परिवर्तन आया, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। चलिए हम आरंभ करते हैं। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। इस तरह से हमने देखा कि जब बोल्शेविक क्रांतिकारियों का सारे रूस पर आधिपत्य हो गया, जार का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो समाजवादी लोग थे, समाजवादी समूह था, वह निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ था और इसीलिए उसने जो प्राइवेट उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारीकरण आरंभ कर दिया। बहुत सारे उद्योग और बैंक, इनका प्रबंधन, इनका मालिकाना हक अब बोल्शेविक सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जो ज़मीन जिन पर कुलीनों का कब्जा था, सामंत और नवाबों का कब्जा था, उस सारी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और सारी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। किसानों को ये बोल दिया गया कि अब आप लोग चाहें तो जो सामंतों की खाली ज़मीनें हैं उन पर आप अपना आधिपत्य जमा लें, अपना कब्जा कर लें और निर्विघ्न होकर खेती करें। शहरों में भी बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए, उनको रहने के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ दिया और उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघरबार और ज़रूरतमंद लोगों को रहने के लिए जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। मतलब केवल ज़मीनों पर कब्जा करने तक का मामला नहीं था। जैसा कि हमने जब पाठ को आरंभ किया था, हमने देखा था कि जब रूस में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई और गांवों से शहरों की तरफ लोग काम करने के लिए जाने लगे तो वहां पर आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। रहने के लिए मकान नहीं मिलते थे। मजदूरों को डॉर्मेट्रीज में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। छोटे छोटे पलंग या बिस्तर उनके लिए अलॉट किए जाते थे जहां पर वे अपना काम ख़त्म करके आते और केवल आराम कर पाते थे। लेकिन जब बोल्शेविकों की सरकार आई तो उन्होंने वे मकान जो बहुत बड़े बड़े थे रिहायशी इलाकों में जहां पर मजदूर किराए से रहते थे, उन सारे मकान मालिकों को ये कहा गया कि अब आप अपने लिए, अपने उपयोग के लिए जितने मकान की ज़रूरत है उतना आप रख लीजिए और शेष मकान जो है उसमें अब हमारे मजदूर भाई बहन निवास करेंगे, रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़े बड़े मकानों पर कब्जा किया और उन मकानों को गरीबों को, मजदूरों को रहने के लिए उपलब्ध करा दिए। साथ ही साथ उन्होंने अभिजात्य वर्ग मतलब वह वर्ग जो राजाओं की कृपा पर निर्भर था और अपने आप को कुलीन समझता था। मतलब ये लोग जो थे
ये अपने आप को अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ समझने वाला वर्ग था। तो इस वर्ग को ये कहा गया कि अब आपकी पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। मतलब आपको राजा के द्वारा जो भी उपाधियां, जो भी पद दिए गए हैं, जैसे मुकद्दम, चौधरी, जो हमारे क्षेत्रों में दिया जाता है, रूसी भाषा में हो सकता है कि वो नाम कुछ और हों, लेकिन सामान्य तौर पर जैसे हमारे गांव में होते हैं ना, मुकद्दम होता है, पटेल होते हैं, चौधरी होते हैं, या और आपके क्षेत्र में आसपास आप पता कीजिएगा कि अंग्रेजी शासन काल में या उसके बाद में आपके गांव में किस तरह की उपाधियों से नवाजा जाता था, किस तरह की पदवियां दी जाती थीं। उसी तरह की कुछ उपाधियां, पदवियां रूस में भी उस वर्ग को दी गई थी। तो बोल्शेविक सरकार ने यह कहा कि अब आप इन पदवियों का मतलब अब आप गाँव के मुकद्दम नहीं रहे, अब आप गाँव के चौधरी नहीं रहे, आपको इन उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। अब सारी व्यवस्था सोशलिस्ट हो चुकी है, अब सारे लोग एक जैसे हो सके हैं, एक जैसे हो चुके हैं, ना तो कोई चौधरी रहा ना कोई मुकद्दम रहा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाना था। भाई अगर राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ है, उसकी जगह पर नई व्यवस्था अगर आई है, तो दिखना भी तो चाहिए ना कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो ये कैसे दिखे, इसके लिए क्या किया जाए? तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं, जैसे हम नए मकान में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने मकान में जो था वो कलर वलर जो था वो चेंज कर देते हैं कि नहीं, उसने हरा पुतवाया था अपन लाल पुतवा देते हैं, उसने पीला पुतवाया था अपन काला करवा देते हैं, इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो बोल्शेविकों ने भी यही काम किया। ये जो सरकार परिवर्तन हुआ है, सेना में परिवर्तन हुआ, अफसरों में परिवर्तन हुआ, कुल मिलाकर रूस की सारी व्यवस्था में जब उनका आधिपत्य हुआ, उनकी सरकार बनी और ये परिवर्तन आया, तो उनको ये लगा कि ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, चारों तरफ लोगों को समझ में आना चाहिए। यदि पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत सेना वर्दी पहनेगी, सरकारी कार्यालयों के जो दीवारें हैं वो पुराने जो राजशाही दौर के कलर में ही पुती रहेंगी, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बोल्शेविक सरकार आ गई है, समाजवादियों की सरकार बन गई है? तो इस परिवर्तन को प्रतिलक्षित करने के लिए, इस परिवर्तन को दिखाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। उनके जो वर्दी थी, जो यूनिफॉर्म थी, उसको चेंज कर दिया गया। और इसको चेंज करने के लिए क्या किया, एक परिधान प्रतियोगिता मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित किया गया सन 1918 में, जिसमें सोवियत टोपी, जिसे बुदियानोव का कहा जाता है, उसका चुनाव किया गया। ये आप देख रहे हैं, ये सोवियत टोपी इस तरह की हुआ करती थी। ये जो बच्चा ये टोपी पहना हुआ है, ये किशोर जो टोपी पहना हुआ है, इस तरह की टोपी हुआ करती थी। सामने स्टार लगा रहता था जो समाजवादियों का प्रतीक था। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं तो बोल्शेविकों ने एक और काम किया। अब बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया। अच्छा, आपको एक बात बता दें, जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत वाली पार्टी, जबकि एक इसकी ही विरोधी पार्टी कौन सी थी, मेंशेविक। मेंशेविक का होता था अल्पमत वाली पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। अब जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल गया और हो गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रैकेट में लगा दिया गया बोल्शेविक। तो इस तरह से इन्होंने न केवल पार्टी का नाम बदला, बल्कि नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव भी कराए। अब इनको पूरा भरोसा था बोल्शेविकों को कि इस चुनाव में डेफिनेटली जीत हमारी ही होना है, क्योंकि क्रांति के बाद हमें अच्छा समर्थन हासिल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन चुनावों में उन्हें बहुमत हासिल नहीं हो पाया। किन चुनावों में? संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में, ना कि संसदीय चुनाव में। संसदीय चुनाव का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर जारशाही का, राजशाही का अंत करके स्वयं को सरकार घोषित कर लिया था। अब सरकार घोषित होने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदल लिया। बोल्शेविक पार्टी की जगह अब इन्होंने उस पार्टी का नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया। और जब बोल्शेविकों को संविधान सभा के निर्माण के लिए जो चुनाव कराए गए थे, उन चुनावों में बहुमत नहीं मिला, तो जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मतलब बोल्शेविकों ने जो प्रस्ताव असेंबली में रखे थे, उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। जब ऐसी स्थिति बनी तो लेनिन ने क्या किया, असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। उसने कहा इस असेंबली का कोई काम नहीं, इसको हटाया जाता है। लेनिन का मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले
अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। ऐसा उनको क्यों लगा? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जो चुनाव हुए हैं संविधान सभा के, उन चुनावों में तो बोल्शेविकों की हार हो चुकी है। अब इस हार का फायदा उठाकर जो असेंबली में दूसरे दलों के लोग थे, जो दूसरे समूह के लोग थे, जो बोल्शेविकों को पसंद नहीं करते थे, वो भी वहाँ पर असेंबली में प्रतिनिधित्व करते थे। उन लोगों ने इस अवसर का फायदा उठाया और बोल्शेविकों के जो प्रस्ताव थे उनको निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। लेनिन का माथा ठनका और उसने क्या किया? असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। और उसने ये कहा कि ऐसी असेंबली जो अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई थी, यह ठीक नहीं है, यह लोकतांत्रिक नहीं है। इसकी जगह पर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, अतः इसे ही मान्यता दी जाए। और इस प्रकार अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने अपनी मान्यता दे दी और इसी को रूस की प्रतिनिधि संस्था मान ली गई। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद, मतलब बात कब की है? मार्च 1918 की। बोल्शेविकों के अनेक राजनीतिक सहयोगी थे लेकिन उनकी असहमति थी। इसके बावजूद भी बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। इस तरह से जो बोल्शेविक थे उन्होंने न केवल रूस में अपना कब्जा जमा लिया, रूस में राजशाही का अंत कर दिया, असेंबली जिसमें अन्य लोग भी शामिल थे उस असेंबली को भंग कर दिया और इसके बाद में जर्मनी से एक संधि कर ली। और संधि के बाद में ये तय हो गया कि अब रूस में एकमात्र पार्टी रहेगी, बोल्शेविक पार्टी, और वही पार्टी चुनाव में भाग लेगी। अब आपको याद आ रहा होगा क्या चीज़? हमने लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत चीन की बात की थी। हमने चर्चा की थी किस्सा चीनी चुनाव का। उसमें हम ये देखते थे कि जब वहाँ पर चुनाव होते, निर्वाचन की बात आती संसदीय स्तर के, तब एक ही पार्टी चुनाव में हिस्सा लेती और अन्य उम्मीदवारों को या छोटी मोटी पार्टियों को अगर चुनाव लड़ना है या प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है तो उनको उस पार्टी से अनुमति लेना होती थी। ये बात हमको याद है ना, हमने देखा था ना लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाले अध्याय में। यहाँ पर भी वही स्थिति आपको दिख रही होगी कि बोल्शेविक पार्टी ने अपना इस तरह का वहाँ पर माहौल बना लिया, दबाव बना करके, कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को सबसे पहले उन्होंने रूस की प्रतिनिधि संस्था घोषित की और इसके बाद उस प्रतिनिधि संस्था में चुनाव लेने के लिए बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र पार्टी बनकर रह गई। कोई अन्य पार्टी को वहाँ पर स्थान नहीं मिला। इस प्रकार अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था और इस प्रकार जो रूसी कांग्रेस थी वह देश की संसद बन चुकी थी। इस तरह से रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। जो ट्रेड यूनियंस थी अलग अलग तरह की, उन ट्रेड यूनियनों पर बोल्शेविक पार्टी का पूरा नियंत्रण था। मतलब पार्टी तो एक ही थी, ट्रेड यूनियन मतलब मजदूरों के लिए जो संघ बने थे वे अलग अलग थे, वे संगठन, उन संगठनों पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस की बात करें अगर हम, जिसे पहले चेका कहा जाता था और बाद में उसे ओजीपीयू या एनकेवीडी के नाम से जाना गया। ये गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले कोई भी रूसी नागरिक हों या गैर रूसी हों, सभी को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा, लेखक और कलाकार भी पार्टी के प्रति आकर्षित हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ने समाजवाद और परिवर्तन की बात की थी और वे लोग जो लेखक थे, कलाकार थे, वे सारे के सारे समाजवाद के लिए और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। उन्होंने जो माहौल रूस में देखा था उसकी अपेक्षा अब परिवर्तन रूस में दिखाई देने लगा था। इस परिवर्तन के प्रति उनके समर्पण के भाव ने युवाओं को, लेखकों को और कलाकारों को पार्टी की तरफ आकर्षित किया। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए। मतलब अब उन्होंने जो अपनी कला का प्रदर्शन करना होता था तो उसमें वे ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे आर्ट तैयार करते जिसमें समाजवाद का चेहरा दिखता था।
इसके पहले जो कलाकार थे वे राजा की बड़ाई में, राजा की तारीफ में काम किया करते थे, लेकिन जब समय बदल गया तो कलाकारों ने समाज के हित वाली बात करना शुरू कर दिया। लेखकों ने भी सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया। कलाकारों ने भी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, जो वास्तुकला का क्षेत्र है, उसमें ऐसी इमारतें बनाई जाने लगीं जो समाजवाद को प्रदर्शित करती थी, ना कि राजशाही को। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने पीछे देखा कि पार्टी मनमानी पर उतर आई थी। बोल्शेविक पार्टी को ये लगता था कि जैसा हम करेंगे वही सही है। आपको फिर याद आ रहा होगा फ्रांसीसी क्रांति का वह दौर, जब रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन को सत्ता प्राप्त हुई थी और उसने आतंक का राज्य स्थापित कर दिया था। लगभग उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग होने लगा था। उनको ये लगने लगा था कि ये कैसा समाजवाद है, ये कैसे लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है जिसमें अभी भी सेंसरशिप की बात की जा रही है। और इसी वजह से बोल्शेविकों के विरुद्ध भी रूस के अंदर माहौल गरमाने लगा। यह माहौल जो है धीरे धीरे करके क्रांतिकारी माहौल बनता गया। स्थिति ये बनी कि बोल्शेविकों के विरुद्ध अनेक समूह तैयार हो गए और जब उन समूहों के बीच में आपसी झड़प हुई तो यह झड़प ने सिविल वार का रूप ले लिया और इस सिविल वार को हम हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। चलिए हम देखते हैं कि रूस में गृह युद्ध में क्या हुआ। जब बोल्शेविकों ने जमीनों के पुनर्वितरण का आदेश पारित किया, बोल्शेविकों ने कहा कि ये जो ज़मीनें सरकार ने अपने कब्जे में ली हैं वे ज़मीनें किसानों को बांटी जाएंगी। किसान चाहें तो सामंतों, नवाबों की ज़मीनों पर कब्जा कर सकते हैं। जब ये आदेश प्रसारित हुए तो रूस की सेना टूटने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रूस के ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे अपनी सेना की नौकरी छोड़कर, अपनी वर्दी को वहीं पर छोड़कर भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। घर आने लगे और इसीलिए वे सेना छोड़कर जाने लगे। उनको ये लगता कि अगर हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी ज़मीन हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारी ज़मीनों पर कोई और कब्जा ना कर ले। बस इसी चिंता में वे किसान जो सेना में भर्ती हुए थे अपनी सेना की वर्दी वहां पर छोड़ करके और घर वापस आने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। जब बोल्शेविकों ने जो विद्रोह किया था उनके खिलाफ, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि बोल्शेविकों के खिलाफ में माहौल बनने लगा था, उनकी सेंसरशिप से, उनके दबाव की राजनीति से। तो इनके खिलाफ गैर बोल्शेविक समाजवादी जैसे मेंशेविक लोग थे, कुछ उदारवादी भी थे जो अंतरिम सरकार में बोल्शेविकों के साथ में थे। साथ ही रूढ़िवादी जो राजशाही के समर्थक थे, इन्होंने बोल्शेविकों के इस विद्रोह की निंदा की और वे उनके खिलाफ खड़े हो गए। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों अर्थात रेड्स, बोल्शेविकों के जो लड़ाके थे उनको रेड्स के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर मैंने उनको डिनोट करने के लिए ये लाल रंग का गोला बनाया है जो बोल्शेविक रेड्स कहलाते हैं। इनसे लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे और 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का नियंत्रण बना रहा। मतलब मॉस्को और पेट्रोग्राद के आसपास जो औद्योगिक इलाके थे वहाँ पर तो बोल्शेविकों का प्रभाव स्थापित हो गया, क्योंकि वहाँ पर मजदूर थे, मजदूरों का शोषण होता था और उस शोषण के खिलाफ बोल्शेविकों ने आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन रूस के और भी हिस्से थे, रूसी साम्राज्य के अन्य हिस्से थे जैसे फिनलैंड, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जो क्षेत्र थे बाउंड्री लाइन वाले, बॉर्डर वाले एरिया, वहाँ पर अभी भी सामाजिक क्रांतिकारियों का और जार समर्थकों का नियंत्रण कायम रहा। वहाँ पर बोल्शेविकों का नियंत्रण नहीं हो पाया था। मतलब रूस में बोल्शेविकों की जीत तो हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर ग्रीन्स और वाइट्स अभी भी प्रभावी थे, उनका नियंत्रण अनेक हिस्सों में अभी भी था। अच्छा, इन ग्रीन्स और वाइट्स मतलब एंटी बोल्शेविक्स जो लोग थे, इनको समर्थन कहाँ से मिल रहा था? इन सारे लोगों को, ग्रीन्स को और वाइट्स को सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और जापान से। ये जो फ्रेंच, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियाँ थीं, ये इनको सपोर्ट करती। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये लोग, ये जो देश थे, ये नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद फले फूले। इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि रूस में इस तरह का समाजवाद आए जो सामाजिक व्यवस्था को ही श्रेष्ठ माने और निजी संपत्ति के खिलाफ हो। आज भी आप देख लीजिए कि चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या जापान हो, ये सारे देश लोकतांत्रिक देश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर पूंजीवादी राजनीतिक विचारधारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह के देश बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद फले या फूले, और इसी वजह से इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच सिविल वार छिड़ गया। युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। अब इन लोगों ने जब युद्ध की स्थिति आपस में शुरू की तो इस वजह से वहाँ पर लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। मतलब अब रूस में जो है गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध किन किन के बीच में छिड़ा? बोल्शेविक्स के बीच और एंटी बोल्शेविक्स के बीच। एंटी बोल्शेविक्स कौन कौन थे? एंटी बोल्शेविक्स वे समाजवादी क्रांतिकारी थे जिनके बारे में हमने इसके पहले देखा। हमने देखा कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों ने रशियल सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना ली थी, मतलब सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। लेकिन इनके खिलाफ में एक और पार्टी बनी थी, सामाजिक लोकतंत्रवादी। इन दोनों में अंतर था। सामाजिक जो लोकतंत्रवादी लोग थे वे ये चाहते थे, जिनको हम मेंशेविक भी बोलते थे, वे चाहते थे कि पार्टी में सभी को मेंबरशिप मिले। लेकिन बोल्शेविक जो लेनिन के नेतृत्व में काम कर रही थी, वे केवल गरीब मजदूर किसानों को ही अपने साथ जोड़ना चाहते थे, अन्य को नहीं। तो इस तरह से रेड्स जो बोल्शेविक्स थे, उनके क्रांतिकारी सैनिक थे, और ग्रीन्स और वाइट्स, इनके बीच में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। रूस का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, वाइट्स से तात्पर्य क्या होता है? वाइट्स उन्हें कहा गया जो जार समर्थक थे। एक तरह से हम रूढ़िवादी इनको कह सकते हैं। ये निजी संपत्ति के हिमायती थे। उन्होंने जमीनों पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। जिन क्षेत्रों में बोल्शेविक नेताओं के कहने पर किसानों ने सामंतों के, जमींदारों के खेतों पर कब्जा कर लिया था, उन किसानों के खिलाफ में ये जार समर्थक जो निजी संपत्ति के हिमायती लोग थे, इन्होंने किसानों के साथ में बड़ी दमनकारी नीति अपनाई, बहुत सख्त रवैया अपनाया। तो इन वाइट्स की इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों को जन समर्थन मिलना कम हो गया। तेजी से उनका समर्थन घटने लगा। उनको ये लगने लगा कि ये लोग बहुत गंदा व्यवहार करते हैं और यातनाएं भी देते हैं। मतलब स्पष्ट दिखने लगा कि पूंजीवादी लोग निजी संपत्ति को अपने पक्ष में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसानों के खिलाफ उस सख्त रवैये ने पूरे रूस में धीरे धीरे करके इन गैर बोल्शेविकों, ग्रीन्स और वाइट्स के प्रति माहौल खिलाफत में बना दिया। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था, क्योंकि एंटी बोल्शेविक्स के प्रति जनता का रुझान कम हो गया था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिल चुकी थी। गैर रूसी राष्ट्रवादी वे राष्ट्रवादी थे जो रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, जबकि मुस्लिम जदीदी इस्लामिक सुधार के प्रति जागरूक थे। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मुस्लिम जदीदी या राष्ट्रवादियों की मदद काम में नहीं आई, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बोल्शेविक विचारधारा कायम हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य एशिया में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। बोल्शेविकों की उपनिवेशों में क्या स्थिति बनी? वहाँ पर उपनिवेशों में स्थितियाँ ये बनी कि समाजवाद की रक्षा के नाम पर, बोल्शेविकों के समर्थन के नाम पर उन राष्ट्रवादियों ने कत्लेआम मचा दिया। यह हालात बहुत बुरे हो चुके थे और बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार आखिर करना क्या चाहती है समाजवाद की स्थापना के नाम पर। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ USSR ने दिसंबर 1922 में
रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किए गए राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी। मतलब जिन उपनिवेशों ने बोल्शेविकों की दास्ता को स्वीकार कर लिया, बोल्शेविकों की विचारधारा को स्वीकार कर लिया, लेकिन वे रूसी राष्ट्रीयता से बाहर के लोग थे, उन लोगों ने, उन विचारधारा के लोगों को, उन राष्ट्रीयताओं को बोल्शेविकों ने पॉलिटिकल स्वायत्तता दे दी, उनको ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया। मतलब राजनीतिक रूप से प्रशासन वे अपने नियम कानून से करते, बस बोल्शेविकों की कुछ प्रतिबंधों को उनको मानना होता था। लेकिन उन प्रतिबंधों के कारण बोल्शेविक स्थानीय सरकारों पर अलोकप्रिय हो गए। बोल्शेविकों ने सख्त नीतियां अपनाई, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम। घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें उन पर थोप दी। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। जब बोल्शेविकों ने देखा कि उपनिवेशों में जो हमारी बात है वह नहीं समझी जा रही है, समाजवादी व्यवस्था जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं चल रही है, तो उन्होंने एक नए तरीके की रणनीति अपनाई। उन्होंने उपनिवेशों को पॉलिटिकल ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। मतलब उनको राजनीतिक स्वायत्तता दे दी कि आप अपने क्षेत्र में अपने तरीके का प्रशासन लागू कीजिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें जो थीं वे उन उपनिवेशी राष्ट्रीयताओं पर भारी पड़ने लगी थीं और इस तरह से बोल्शेविकों के प्रति लोगों का भरोसा कम होने लगा था। चलिए अब हम करते हैं कुछ प्रश्नों के हल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? पहला रेड्स, दूसरा ग्रीन्स और तीसरा वाइट्स। दूसरा प्रश्न, रूस में गृह युद्ध छिड़ने के क्या कारण थे? तीसरा प्रश्न, रूसी सैनिक अपनी नौकरियां छोड़कर गांव वापस क्यों लौट रहे थे? चौथा प्रश्न, बोल्शेविकों ने चुनाव में हार के बाद क्या निर्णय लिया? और अंतिम प्रश्न, बोल्शेविकों के खिलाफ किन देशों का समर्थन ग्रीन्स और वाइट्स को मिल रहा था? तो इस प्रकार ये जो प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बाद में इनका उत्तर लिखकर अपने शिक्षक को जरूर दिखाएं। साथ ही साथ इस संदेश का भी ध्यान रखें। इस जन आंदोलन का चूंकि हम हिस्सा हैं, इसलिए इस संदेश को प्रसारित करना ना भूलें। बहुत कम समय के लिए आप लोगों को स्कूल जाने का अवसर मिल रहा होगा, तो आप लोग थोड़े समय के लिए सही निश्चित समय पर अपनी पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल पहुंचिए, शिक्षकों से बातचीत कीजिए और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।